हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अर्पिता है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और पिताजी रिक्शा चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो कक्षा 5 में पढ़ती थी। हमारा परिवार भले ही गरीब था, लेकिन हम दूसरों के साथ बहुत खुश रहते थे। चूंकि मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए पसंद कर लिया था। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर घर में हो, जहां मैं रानी की तरह रह सकूं। एक दिन हमारी पड़ोसन मेरे लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे पिताजी ने उस लड़के के परिवार के बारे में छानबीन की, तो यह पता नहीं चला कि उनका कारोबार क्या है। फिर एक दिन वह लोग मुझे देखने हमारे घर आए। उनकी माँ ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाई और 10,000 रुपये रख दिए। मेरी माँ, पिताजी और सभी लोग इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने अमीर लोग हम जैसे गरीबों से रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। खैर, अगले 2 महीने में ही मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। ऐसी शादी हर लड़की का सपना होती है। मैं विदाई लेकर अपने ससुराल चली गई। शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। उनकी बातों से लग रहा था कि वह बहुत अच्छी औरत हैं। मुझे लगा कि शायद मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का लालच नहीं था, बस एक अच्छी बहू चाहिए थी। वह मेरे लिए दूध का गिलास रखकर चली गईं। थोड़ी देर बाद मेरे पति अविनाश कमरे में आए। वह मेरे पास बैठे, मेरा घूंघट उठाया और मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ करने लगे। अविनाश ने मुझे वह सब कुछ दिया जो हर पत्नी अपने पति से चाहती है। हमारी शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे कि मुझे पता चला कि अविनाश किसी दूसरे देश में काम करते हैं। उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थीं, लेकिन अब उन्हें वापस जाना होगा। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपने आप को संभाला और पति के साथ जाने की जिद करने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी वह अकेले जा रहे हैं, पर कुछ समय बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। उनकी यह बात सुनकर मुझे राहत हुई। अगली सुबह मेरे पति विदेश चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी सास थीं। मेरी सास बहुत साधारण औरत थीं। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थीं। मैं सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अविनाश को गए हुए 6 साल हो गए। मेरे पति बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी ही दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे सास के कमरे से चीखों की आवाज सुनाई दी। मुझे अपने दिमाग पर शक होने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूं। उस रात मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखें सुनाई दी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वह लड़कियां चैन से सो रही होतीं। एक दिन चीखें इतनी तेज थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी फोन की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरीं। जब मैंने छत की तरफ देखा तो मेरी रूह कांपने लगी। छत पर तो वह लड़कियां खाना बनाने में व्यस्त थीं। तभी सास 3 लड़कियों के साथ घर में घुसीं। मुझे देखकर बोलीं, अर्पिता, ये लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी। तुम इनके लिए अच्छा खाना बना दो। उनकी बात सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, ये लड़कियां कौन हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। वह मासूम लड़कियां 9 से 10 साल की उम्र की थीं। सास ने उन्हें प्यार से गले लगाया और बोलीं, ये अनाथ लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई। तुम इनके लिए अच्छा खाना बनाओ, ये आज पेट भरकर खाएंगी। पता नहीं ये कब से भूखी हैं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में उन लड़कियों के लिए दया जागी। मेरे मन में सास के लिए इज्जत और बराह गई। वह सच में अच्छी औरत थीं और हर किसी की भलाई करती थीं। मैं किचन में चली गई और जल्दी से उनके लिए खाना बनाने लगी। खाना बनने से थोड़ी देर पहले सब कुछ तैयार करके हम बैठ गए। वह लड़कियां न जाने कितने दिनों से भूखी थीं। वे इतनी तेजी से खा रही थीं कि खाना उनके मुंह से बाहर गिर रहा था। मैंने उन्हें अपने पास बिठाया, उनका चेहरा साफ किया
और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ से बड़े होते हैं। पता नहीं ये कब से भूखी थीं। वे बहुत मासूम और डरी हुई लग रही थीं। खाना खाने के बाद मैंने सास से पूछा, इन लड़कियों का घर कहाँ है? क्या इन्हें लेने कोई आएगा? मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गईं। फिर दुखी होकर बोलीं, क्या हो गया बहू? बेचारी अनाथ लड़कियां हैं। अगर 2 घर ही हमारे घर में रुक जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। उनकी बात सुनकर मैं दुखी हो गई। उनके आखिरी शब्दों ने मुझे मेरी कमी का एहसास फिर से दिला दिया। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला था। मैं सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी। उनकी मासूमियत ऐसी थी कि छोटी लड़कियां जमीन पर ही लेटकर सो गई थीं। उस महीने गर्मी बहुत थी। दिन भर सूरज की तेज धूप से आंगन तप रहा था। उस समय हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आंगन का फर्श अभी भी गर्म था। फिर भी वह लड़कियां इतनी थकी हुई थीं कि बेखबर सो रही थीं। उन्हें जमीन पर सोते देख मेरा दिल दुखी हो गया। मैं उनके पास गई और उन्हें अपने कमरे में सुलाने के लिए उठाने लगी। तभी सास ने कहा, इन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, ये सुकून से सोएंगी। उनकी बात मानकर मैंने लड़कियों को उनके कमरे में सुला दिया और खुद किचन में चली गई। सब काम निपटाकर मैं अपने कमरे में लेट गई। मेरे पति विदेश में थे। अचानक मुझे लगा जैसे कोई रो रहा है। मैंने तुरंत आंखें खोलीं, लेकिन रोने की आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा शायद यह मेरा वहम है, पर थोड़ी देर बाद फिर से रोने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं फौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था। मेरे और सास के अलावा कोई और नहीं था। मेरा पति 6 महीने से विदेश में था। एक पल को मुझे डर लगने लगा। वह रोने की आवाज़ बरे है कि कामो ए शिसा वह बढ़ती ही जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, कहीं ये अनाथ लड़कियां तो नहीं? यह सवाल मन में आते ही मैं बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आखिर उन लड़कियों को क्या हो गया कि वे इतना रो रही थीं? सास भी तो उनके पास ही थीं, फिर वह उन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही थी? मैं तुरंत सास के कमरे में गई। दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा डरावना था। कमरे में न कोई शोर था, न ही लड़कियां रो रही थीं। तीनों सास के बिस्तर पर चैन से सो रही थीं और सास पूजा कर रही थीं। मुझे देखकर सास बोली, बहू ठीक तो हो? इस वक्त तक जाग रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? उनके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बात टालते हुए बोली, बस लड़कियों को एक नज़र देखने आई थी। यह कहकर मैं अपने कमरे में लौट आई। मुझे यह बात परेशान कर रही थी कि वह आवाज़ किसकी थी। उस रात मुझे बहुत डर लग रहा था। नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि सुबह सास से पूछूंगी। सुबह होने वाली थी कि अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं फिर डर गई। इस वक्त कौन हो सकता था? जब मैं देखने जाने लगी तो सास ने मुझे रोक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने गईं। बाहर फटे पुराने कपड़ों में एक फकीर खड़ा था। सास को देखकर उसने हाथ जोड़े और रोते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी लड़कियों को पेट भर खाना खिलाया। ऊपर वाला आपका भला करे। ऐसे ही हम गरीबों की मदद करते रहें। फिर सास उन लड़कियों को उसके साथ भेजने लगी। मुझे एक बात समझ नहीं आई। ये लड़कियां तो कल रात तक अनाथ थीं, तो सुबह होते ही यह फकीर कहाँ से आ गया? और सास का इनसे क्या रिश्ता था? दूसरी हैरानी यह हुई कि लड़कियां काली चादर लपेट कर निकलीं। उनके चेहरों पर दर्द और तकलीफ साफ दिख रही थी, जैसे उनकी रात बहुत मुश्किल से गुजरी हो। सास ने मुझे रसोई में जाने को कहा। मैं चुपचाप रसोई में चली गई। सुबह उठते ही मैं रोज घर के सारे काम निपटा लेती थी। आज जब मैं सास के कमरे में सफाई करने गई तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोली, आज सफाई मैं खुद कर लूंगी, तुम कुछ और काम कर लो। वह दिन भी बाकी दिनों की तरह बहुत व्यस्त गुजरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़कियां इतनी डरी हुई क्यों थीं, लेकिन मैं सास पर शक भी नहीं कर सकती थी। वह एक अच्छी औरत थी। मैं भी तो एक गरीब घर की बेटी थी, जिसे सास ने देखते ही पसंद कर लिया था। मेरी सास ने कहा था कि वह उस बच्ची को सहारा देंगी। उस दिन सास बाजार से खुद सामान लेकर आई थीं। जब वह घर लौटी तो उनके साथ 2-3 लड़कियां थीं। एक लड़की की नाक से खून बह रहा था। सास ने मुझसे कहा, अर्पिता, इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी अनाथ है, जरा इसकी मरहम पट्टी कर दो। मैंने तुरंत उसकी मरहम पट्टी की और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सास ने फिर से मुझे खाना बनाने को कहा। मैंने खाना बनाया और उन लड़कियों को खिलाया।
मैंने गौर किया कि वे लड़कियां बहुत चुप थीं। मुझे हैरानी हुई कि आखिर इनकी माँ कैसे इन्हें मेरी सास के साथ भेज देती है। उस दिन खाना ज्यादा बन गया था। मेरा मन हुआ कि मैं भी उन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाऊं। मैं खाने लगी ही थी कि अचानक सास ने गुस्से में मेरे हाथ से थाली छीन ली और डांटते हुए बोली, तुम्हें तमीज नहीं है बहू? तुम अनाथ बच्चों का खाना खाओगी? ये खाना सिर्फ इन लड़कियों के लिए बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। जब किचन से निकली तो देखा कि लड़कियां नींद से परेशान थीं। सास उन्हें अपने कमरे में ले गईं और अपने बिस्तर पर लिटा दिया। फिर मुझसे बोली, देखना अर्पिता, ऊपर वाला मुझे इस नेक काम का फल जरूर देगा। जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए अभी आधा घंटा ही हुआ था कि उन लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वे ऐसी चीख रही थीं जैसे किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। आवाजें लगातार सास के कमरे से आ रही थीं। मैं भागकर उनके कमरे में गई, लेकिन दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। उस दिन सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे डर लगा कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। जब दरवाजा खुला तो सास जम्हाई लेती हुई खड़ी थी। मुझे देखकर हैरानी से बोली, बहू क्या हुआ? दरवाजा क्यों पीट रही हो? क्या सुबह हो गई? लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने कहा, मुझे लड़कियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मेरे सवाल को उन्होंने नजरअंदाज किया और बोली, बहू, लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन फिर वही आवाजें सुनाई देने लगीं। पर जब भी मैं कमरे में जाती, वह आवाज बंद हो जाती। क्या यह मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। इसी सोच में मैंने सारी रात जागकर गुजार दी। सुबह हुई तो वही फकीर फिर दरवाजे पर आया। सास ने लड़कियों को उठाया और उसे फकीर के साथ भेज दिया। आज मैंने एक बात गौर की। ये लड़कियां डरी हुई लग रही थीं। न जाने वे किस चीज से डरी थीं। फकीर उन्हें ले जा चुका था। उसके बाद सास अपने कमरे में चली गईं। यह अब रोज का काम हो गया था। सास लड़कियों को लाती, कहती कि वे अनाथ हैं। उनके लिए बनाया हुआ खाना न तो वह खुद खाती थीं, न मुझे खाने देती थीं। हर दिन ऐसी ही आवाजें आतीं, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती और कंबल हटाती तो कुछ भी नहीं होता। लड़कियां चैन से सो रही होती थीं। मुझे शक हुआ कि खाने में सास कोई नशीली दवा मिलाती थी। इन सब चीजों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं सच जानूंगी कि सास इन लड़कियों के साथ क्या करती हैं। पहले भी मैं यह जानने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे हर बार नाकामी मिली थी। उस दिन भी सास 7 लड़कियों को लेकर आईं। कमरे से फिर वही चीखने की आवाजें आने लगीं। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। आखिर यह मामला क्या है? जब सास कमरे से बाहर निकली, तो मैंने मौका देखकर कमरे में प्रवेश किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई और जो देखा वह बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं डर गई। बाकी 3 लड़कियां कोने में डरी हुई बैठी थीं। ये सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूमने लगे। तभी सास कमरे में आई। मुझे देखकर घबराते हुए बोली, बहू, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। सारा दोष इस लड़की की माँ का है। यह 10 साल की बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी। उसकी सौतेली माँ उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रही थी। अगर आज यह अपनी जान न देती तो उसकी शादी हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस अत्याचार से बचने के लिए अपनी जान दे दी। सास बहुत रो रही थीं, लेकिन मुझे उनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फोन किया। तभी वह फकीर घर के बाहर आ गया। मैंने उन लड़कियों से सच पूछा। जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं खामोशी से सच सुनती रही और अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया। वह फकीर उस मरी हुई बच्ची और बाकी तीनों को अपने साथ ले जा रहा था। तभी घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सास यह देखकर हक्की बक्की रह गईं। वह इधर उधर भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें और फकीर को पकड़ लिया। लड़कियां भी पुलिस के पास थीं। पुलिस मेरे पास आई और शर्मिंदगी के साथ बोली, हमें खुशी है कि तुमने एक बड़ी गैंग को पकड़वाया,
लेकिन अफसोस है कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। सास मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास का रिश्ता एक ऐसी गैंग से था जो लड़कियों को अगवा करके उनके हाथ पैर तोड़ता था और उनसे भीख मंगवाता था। सास जब भी बाजार जाती तो लड़कियों को अगवा करके लाती थीं। खाने में नींद की दवा मिलाती थीं जिससे वे सो जाएं। फिर उन्हें मारती पीटती और धमकाती थीं कि भीख कैसे मांगनी है। सुबह आने वाला फकीर भी इस खेल का हिस्सा था। वह लड़कियों को ले जाता और किसी की आंख फोड़ देता, किसी का हाथ काट देता, किसी का पैर तोड़ देता, ताकि वे मजबूर हो जाएं और ज्यादा भीख मिले। उस रात भी जब सास फोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया कि फकीर उनके साथ क्या करने वाला है। इसलिए उसने पंखे से लटक कर जान देना बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सास ही यह सब कर सकती थी। इस घटना ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया था। जो औरत मुझे इतने सालों तक धार्मिक और नेक लगती थी, वह असल में एक खतरनाक गैंग की सरगना थी। मैंने कभी सोचा भी न था कि मेरी ससुराल में ऐसा सच छुपा होगा। अब मेरे सामने एक नई जंग थी, इस सच से उबरने की और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे पसंद करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।